कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी इस चुनाव में बीजेपी के चेहरे हैं, प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं, तो चेहरे के पीछे जो चेहरा है वो है अमित शाह का। नहीं। क्या ये सही है? जी नहीं, जरा भी सच से उसका कोई लेन देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूं। काफी लोग अब आप मिलकर, जूनियर नहीं है, एक जमाने में हुआ करते थे, अब आप जूनियर नहीं कह सकते। काफी लोग मिलकर काम करते हैं। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, हर स्टेट की, हर सीट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है और हर स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अमित भाई, आपको सबसे बड़ा स्टेट दिया गया है उत्तर प्रदेश, 80 सीट है। बगैर उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए अमित शाह इस इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल है, मास्टर। देखिए, मैं न बनता तो कोई ना कोई बनता उत्तर प्रदेश। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। प्रदेश का प्रभारी, इसमें इतनी बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है और देश भर में माहौल है, अच्छा माहौल है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि जब तक आपको 50 या 55 सीट या कम से कम 50 या 55 सीट नहीं मिलते, वो जो मिशन 272 है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए सारा जिम्मा आप पर है। ऐसा नहीं है। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पूरे देश में हम चुनाव लड़ रहे हैं राजदीप जी, आप चीजों को। लेकिन उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश क्रिटिकल है। क्रिटिकल है, मैं मानता हूं और मुझे आनंद भी है कि मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे आनंद भी है। पिछले चुनाव में 2009 में आपको केवल 10 सीटें मिली थी यूपी में। 2012 अपना काम कर रहा। 2012 में असेंबली इलेक्शंस हुए, वहां भी आपका के नंबर्स अच्छे नहीं रहे। क्या वजह है कि आप समझते हैं इस बार आप वो 40-50 सीट की जो बात हो रही है कर पाएंगे? क्या रणनीति, क्या फर्क पड़ा है? फर्क में तो एक तो देश भर के माहौल का भी हमें फायदा मिल रहा है। जैसे पूरे देश में माहौल है, इसका फायदा उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, इसका भी फायदा मिल रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ठीक करने के लिए मुझे इन अ वे काफी समय मिला है और हम संगठन को ठीक कर पा रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं? 12 महीने, 18 महीने से? मान लीजिए जुलाई से कर रहा हूं मैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यानी करीब 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं और ये भी कहा जाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजी आपकी थी यूपी के लिए कि हिंदू वोट बैंक, जो अयोध्या के मूवमेंट में था, जबकि पार्टी एकदम नंबर 1 पे थी यूपी में, उसको कैसे वापस लिया जाए, कैसे वो हिंदू वोट बैंक एक बार फिर लिया जाए, और ये आपकी रणनीति की स्ट्रेटेजी थी। ये सही है? जी नहीं, हमने हर वार्ड पे काम किया है। हर वार्ड पे हमने काम किया है। कौन आता है, कौन नहीं आता है, वो एक समय का सवाल है, माहौल का सवाल है और पॉलिटिकल इक्वेशन का सवाल है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाजों को साथ में लेने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं कहूंगा कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उसके एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। के बाद एक पोलराइजेशन हुआ है, एक कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, एक डिवाइड हुआ, जिसका फायदा आज बीजेपी को हो रहा है। सही या नहीं? खास करके पश्चिम यूपी में। देखिए, इस दंगों की पोलराइजेशन को फायदे नुकसान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मगर मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां तक दंगों का सवाल है, एक ही घटना के कारण दंगे हुए थे। उस घटना के समय अगर कानून के हिसाब से वोट बैंक की पॉलिटिक्स न करते हुए अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाते तो दंगे नहीं होते। तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की। आपके आलोचक कहेंगे कि आपने ऐसे 3 व्यक्तियों को टिकट दी जिनके खिलाफ एफआईआर है दंगों में, ऐसे 3 लोगों को बीजेपी की टिकट मिली, उनका स्वागत भी हुआ पब्लिक मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी या नहीं? देखिए, जहां तक इन 3 लोगों के स्वागत का सवाल है, दंगों के आरोपी है इसलिए स्वागत नहीं हुआ था। जैसे ही दंगों में उनके पर एफआईआर बनी, दूसरे ही दिन कोर्ट ने उनको बेल दे दिया।
बाप की शादी है क्या रे? अब जरा सुन लीजिएगा, बेल देने के बाद काफी लोगों का बेल हुआ, 100-150 लोगों के, सब पार्टी के थे, बसपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, मगर सिर्फ इन 3 कार्यकर्ताओं पे ही गुंडाधारा का केस लगाया गया। बेल का जजमेंट है कि इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है, उसके बाद में गुंडाधारा का केस लगाया। उसमें कोर्ट में नहीं जाना होता, बेल का प्रोविजन नहीं है, इसके लिए जो अपील का एक ट्रिब्यूनल बना है वहां पर वो गए, वहां पर भी केस चलने के बाद ये सिद्ध हो गया कि इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है और अरे कहना क्या चाहते हो? और उनको बरी किया गया। सरकार ने इन तीनों कार्यकर्ता की जो प्रताड़ना की थी, इसके लिए उनका सम्मान किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक इशारा दिया है कि हम हैं हिंदू समाज के रक्षक, सही है या नहीं? आप एक कंट्रोवर्सी में पड़ गए जब आपने एक भाषण दिया कि लोगों को कहा कि बदले की भावना से आप बटन दबाइए। राजदीप, आप कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बड़े सीनियर पत्रकार है, मुझे आनंद होता अगर पूरी टेक्स्ट मेरी आपकी ने पढ़ी होती। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि दंगों का बदला दीजिए। दंगों का नहीं, आपने कहा कि जब बैलेट बॉक्स में जाके वोट देकर बदला लीजिए। सवाल किस चीज का बदला? आपने आगे नहीं सुना ना, आगे दिखाया भी नहीं। मैंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के कंपैरिजन में पिछड़ गया है, पिछड़ेपन का बदला लेना है तो कमल पे वोट दबाइए। अब सुनिए, अब सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए ना, अब सुनिए। यहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो कमल पे बटन दबाइए। हजारों एफआईआर गलत लोगों पे डाल दी गई है पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के आधार पर, इसका अगर बदला लेना है तो आप कमल पे बटन दबाइए। एक झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। एक बात, इसमें मैंने कहीं दंगों का जिक्र नहीं किया। दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया, मैंने कहा कि भाई इसका इंटरप्रिटेशन का अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जो इंटरप्रिटेशन करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। और मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि मैंने कोई गलत आशय से कुछ नहीं बोला, मेरा पूरा टैक्स है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन में आपने एक तरह से माफी मांगी है? नहीं, माफी नहीं मांगी है मैंने। इस दोनों बातें एक साथ स्पष्ट करिए। आप अगर उसको माफी के ढांचे में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने ऐसा कहा है, मेरा लेटर आज भी रिकॉर्ड पर है, मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी है। मैंने ऐसा कहा है कि मेरे बोलने की किसी भी बात से इस तरह का अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा मेरा मानना है। मगर मैं मानता हूं कि चुनावी भाषणों के इंटरप्रिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन सर्वोच्च है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है तो मैं मानता हूं कि भाई इलेक्शन कमीशन के इंटरप्रिटेशन को मैं स्वीकार करूंगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर कोई काम है हम पे? एक दूसरा आरोप जो लगता है कि एक तरफ आप हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी जाति की राजनीति कर रहे हैं। 27 ओबीसी को आपने इस बार टिकट दी है। आपने अपना दल जैसे पार्टी के साथ समझौता किया क्योंकि कुर्मी वोट चाहिए। कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि ये भी आपकी रणनीति रही है यूपी में? एक तरफ धर्म की राजनीति, दूसरी तरफ जाति की राजनीति, दोनों आपने किया इस चुनाव में। देखिए, धर्म की राजनीति करने का सवाल ही नहीं है, आपका बनाया हुआ एक एजेंडा है। जाति की राजनीति का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं कि पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए वहां से सशक्त प्रतिनिधित्व आना जरूरी था और तभी हमारे लिए यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सब समाज में स्वीकृति की स्थिति बनती, इसलिए हमने इनको टिकट देने का प्रयास किया है। और उन पिछड़े वर्ग की जातियों से हमारे पास अच्छे विनेबिलिटी के क्राइटेरिया में फिट होते हैं ऐसे कार्यकर्ता भी थे। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। लोग क्योंकि मुझे कहते हैं कि अमित शाह ने बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के से कहा है कि इस बूथ में कितने मुस्लिम हैं, कितने
कुर्मी है, कितने यादव है, कितने दलित है, पूरा आपने आकलन उसका किया है। नहीं ठीक है, किया है, किया है, करना भी चाहिए, करना भी करना भी चाहिए। चाहिए। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ आप कहते हैं कि सर्व धर्म समभाव और दूसरी तरफ यूपी में आकर आपको कास्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। कास्ट पॉलिटिक्स अब तक आप मुलायम और मायावती पर ये आरोप लगा पहले समझ लीजिए, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। मैं किसी एक कास्ट का वोट मांगता हूं तो कास्ट पॉलिटिक्स होती है, जो कि समाजवादी पार्टी और बसपा कर रहे हैं। मैंने किसी एक पार्टी का वोट कभी नहीं मांगा, ना मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने मांगा। सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, इसको कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कहते। मैं एक आपसे पूछता, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है, आपका ही रोल है, मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। मैं आपसे एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपका मैं बहुत बड़ा रोल स्वीकार है। नहीं करूंगा, पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये एक छवि कैसी बन गई है? मैंने कहा था आपका रोल है, मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक और आपकी स्ट्रेटेजी थी कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी को लड़वाओ, केवल गुजरात में नहीं, वाराणसी में भी, ताकि उसका एक तरह से प्रभाव पड़े पूरे पूर्वांचल में। यह स्ट्रेटेजी थी कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी को लाना पड़ेगा। इस बार लाना पड़ेगा नहीं, लाना चाहिए। क्यों? इसलिए लाना चाहिए कि ये एक ऐसा स्टेट है जो आज भी पिछड़ा हुआ है, और जिसको बीमारू स्टेट साच अर्थ में कह सकते, ऐसा एक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर नरेंद्र भाई हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं और वो यहां से चुनाव लड़ते हैं, और इसका फायदा अगर उत्तर प्रदेश को होता है, तो न केवल उत्तर प्रदेश, देश के 10 साल तक ग्रोथ रेट डबल डिजिट में रहेगी अगर उत्तर प्रदेश का विकास होता है। ये वोटों के लिए नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में पूर्वांचल में आपको केवल 4 सीटें आई, आपको वो सीटें बढ़ानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटें आएगी भैया, सबसे ज्यादा पूर्वांचल में आई है। लेकिन नरेंद्र मोदी आते हैं वाराणसी, जो इस समय कांटे की टक्कर बन रही है, ऐसा ऑपोजिशन कह रही है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, अजय राय दूसरी तरफ है, आम आदमी पार्टी के लीडर, और कांग्रेस ने भी एक बाहुबली को टिकट दिया है। कोई डर है कि कहीं वाराणसी एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है? देखिए, हम लोग बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। हर पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा रखने का अधिकार है, और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है और वाराणसी सीट का सवाल है, राजीव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब नामांकन किया उसी दिन सीट का परिणाम तो आ चुका है। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि उस दिन आपने ये भी कहा कि अब सुनामी आ गई है। 16 तारीख को 12 बजे मुझे फोन करिएगा, चूकिएगा मत। मैं जरूर आपको फोन करने वाला हूं, मैं आपको टीवी चैनल पर लाऊंगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूं, या आपका आकलन ठीक है? कितने वोटों से जीतेंगे? मैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस चुनाव में वाराणसी में केवल नरेंद्र मोदी जीतने हारने का सवाल नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मात्रा से जीते। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि यहाँ पर शीघ्र कवि है। उन्होंने मुझे फोन किया था रैली देखने के बाद, नामांकन देखने के बाद, कि भैया यहाँ 16 तारीख को मतगणना नहीं होनी है, जनगणना होनी है। आपको कहीं ये नहीं, अरविंद केजरीवाल का डर नहीं है जिस तरह से वो कैंपेन करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ हिंसा भी शुरू हुई है बीजेपी और आपके समर्थकों में, जो पहले बनारस में नहीं हुआ करती थी। ये बड़ा एक चुनाव एक तरह से एक, अरे छुटपुट कुछ घटनाएं हुई है, इसको हिंसा नहीं कहते। होता है चुनाव में कई बार, और उसको रोकने का भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से प्रयास किया है, जहां तक हमारा सवाल है। क्योंकि कुछ मुझे ये भी कहा गया है कि आपने सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को कहा है चलो वाराणसी। अगर ये बड़ी आसान सीट है तो सबको क्यों बुला रहे हैं? नरेंद्र भाई खुद तो देश भर में घूम रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं, सभी नेता वाराणसी नहीं आ रहे हैं। पूर्वांचल की सभी सीटों पर जो बाकी है, वो 32 की 32 सीटों पर नेता हमारे जाए।